कैरियर बिल्डर मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, अपना चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज इसमें अपने लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में है इसमें ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी आदमी ने कोई लोन लिया हुआ है। कितने टाइम के लिए? 4 ईयर के लिए। 4 ईयर के लिए कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर के लिए लोन लिया, और लोन कितना है? 848 रुपये, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 848 रुपये का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और टाइम की ड्यूरेशन है 4 ईयर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके भुगतान के लिए कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, वार्षिक किस्त का भुगतान कितना करना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो याद रखना कि जब अपने पास में क्वेश्चन किसका हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो। आपको ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 ही चीज़ें देखनी है कि क्वेश्चन किसका होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का, और उसमें बात किसकी हो रही हो, एनुअल इंस्टॉलमेंट की, वार्षिक भुगतान या वार्षिक किस्त या एनुअल डिस्चार्ज की बात हो रही हो, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो तो आपके पास में क्या दिया होगा, लोन दिया होगा, टाइम दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। यहाँ पे लिखा होगा 4 साल बाद दे, यानी कि आफ्टर 4 ईयर इसे पे करना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए, जब 4 साल बाद लौटाया जा रहा है तो इसमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है, मतलब इसे अपने ऋण कह सकते हैं, लोन कह सकते हैं या अमाउंट कह सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करना है, आपके पास जितनी भी पेमेंट दी हुई है, जिस लोन का भुगतान करना है, जिसकी इंस्टॉलमेंट करनी है, उस रुपए को लोगे और उसके साथ मल्टीप्लाई में 100 डाल दोगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए जितना भी लोन है उसके साथ 100 डाल दोगे। इसका इतना ही काम है बस। अब आप क्या करोगे, अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास कितनी है, 4%। तो आपने इस 4% को जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम से एक कम तक काउंट करना है। देखिए, तो मैं इसका टेबल काउंट करता हूँ, 4, उसके बाद 8 और उसके बाद 12। 4, 8, 12। देखिए, टाइम कितना था, 4, मैंने इसे कितनी बार काउंट किया, 3 बार। अब इसे ऐड कर लेंगे तो अपने पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 24। इस टोटल में से आपने ऑलवेज 2 डिजिट उठाने हैं। देखिए, यहाँ पे कितना है 24, तो मैं 24 का 24 उठा लेता हूँ। क्लियर? एक बार समझिएगा कि यहाँ से आपने ऑलवेज 2 डिजिट उठाने हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 424 होता तो मैं यहाँ से 24 उठाता और जो बच गया उसे टाइम में ऐड करता। यहाँ से 4 रिमाइंडर बच रहा है, इसे मैं इसमें ऐड करता हूँ 4 में, तो ये हो जाता 8 और मैं इसके आगे रख देता। सपोज करिए यहाँ पे अपने पास 1424 होता, ये टोटल 1424 आता, तो मैं 24 उठाता, कितना बचा 14, इसे 4 में ऐड करता हूँ, कितना रख देता 18। लेकिन अगर अपने देखें गौर से, जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ 24 है, यानी कि 2 डिजिट मैंने 2 के 2 यहाँ रख दिए, कुछ बचा, कोई रिमाइंडर या कैरी नहीं बच रहा, तो अपने डायरेक्ट टाइम को उठाएंगे और इसके आगे रख देंगे। अब इसे काट दीजिए, ये 2 पे कट गया तो अपना आंसर आ गया 200 रुपीज़, यानी कि पर 848 के लोन को क्लियर करने के लिए कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट लौटानी होगी, 200 रुपये। जब भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो, आप उसे ऐसे कर दीजिए। चलिए, इसी तरह से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो टाइम है वो है 3 इयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा है इस क्वेश्चन में वो दे रहा है 12%,
और जो लोन की बात की जा रही है, ऋण का भुगतान करवाने की बात कर रहा है, वो है 1092 रुपये, 1092 रुपीज़। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट का जब भी क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले जितना भी लोन या रुपया दिया हुआ है जिसका भुगतान करवा रहा है वो उसको लिखना है, उसके साथ में मल्टीपल में 100 डाल देना है ऑलवेज। इसका रोल खत्म हो गया। अब देखिए टाइम कितना है, 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%। तो इस 12 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 2 बार। तो मैंने 12 और 24 कि 12 का टेबल 12 1 टाइम 2 टाइम 24, 3 था तो मैंने 2 बार पढ़ा और इसे ऐड कर दिया तो ये हो गया 36। देखिए यहाँ कितने डिजिट बने, 2। मैं ये 2 के 2 उठा के यहाँ नीचे रख देता हूँ, 36। कोई रिमाइंडर बचा नहीं, तो इस टाइम को एज इट इज उठाएंगे और इसके आगे रख देंगे। अब जैसे ही हम इसे काटेंगे तो ये कटने के बाद हमें आंसर देगा 325 रुपीज़। ये अपनी एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये के ऋण के लिए या लोन के भुगतान के लिए कितनी वार्षिक किस्त देनी होगी, कितनी वार्षिक किस्त देनी होगी। सॉरी, फ़ोन कॉल के कारण थोड़ा ख़राब हो गए, डिस्टर्ब हो गए। चलिए, तो यहाँ पे अपने पास में जो लोन की राशि है वो है 3600 रुपीज़। टाइम की ड्यूरेशन है अपने पास में 5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास में है वो है 10% और ये एनुअल इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में एनुअल इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। तो सबसे पहले जितना भी उसने पेमेंट दिया हुआ है तो उस पेमेंट के साथ मल्टीप्लाई में 100 डाल देंगे अपॉन, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना टाइम है 5, तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 10, 20, 30 और 40। जब इसे ऐड करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 100। देखिए अब की बार 3 डिजिट आ रहे हैं अपने पास में, इसका टोटल कितना बन रहा है 100 में से अपने कितना उठाएंगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, और वो दोनों 0 है तो मैंने दोनों 0 उठा लिए। अब यहाँ से कितना बच रहा है 1, इस 1 को टाइम में ऐड करेंगे, 5 टाइम था और 1 ये कैरी था, तो 5 + 1 6 और इसके आगे रख देंगे। अब जैसे ही हम इसे काटेंगे ये 3600 को 6 पे काट देगा तो अपने पास कितना आ गया 600 रुपीज़। ये अपनी एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है ये है अपने पास में 5%। टाइम की जो ड्यूरेशन यहाँ पे बताई जा रही है वो है 4 ईयर। साधारण ब्याज की 5% दर से 4 वर्ष बाद दे, कितना लोन बता रहा है 6450 रुपये। अपने पास जो लोन है वो 6450 रुपये है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए अपने क्या करेंगे, सेम तरीका सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अपने सबसे पहले रुपए को लेते हैं, लोन रोल ख़त्म, उसके साथ मल्टीप्लाई में 100 डाल देंगे। उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5 और टाइम कितना है 4, तो मैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा 3 बार, 5, 10, 15, 5, 10, 15 और जैसे ही इसे ऐड करते हैं ये हो गया 30। कितने डिजिट बने 2, मैं ये 2 के 2 यहाँ से उठा के इसके नीचे रख देता हूँ। और टाइम कितना था 4 ईयर, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा तो टाइम को एज इट इज रख दिया। अब जैसे ही अपने इसे करते हैं ये 15 पे काट रहा है, तो जैसे इसने 15 पे काटा 15 × 100 1500 रुपीज़ पर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आ गई 1500 रुपीज़ की। अगर आपको मैथ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपको ये पता लगता है कि ये एक पेमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो अपने पास पेमेंट दी हुई है या प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना है 5000 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 5000 रुपीज़। ये करें इसके 2 पार्ट किए, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट, जैसा भी इसमें लिखा हुआ है कि 5000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ऐसा।
और पहले पार्ट को इसने 4% पे उधार दे दिया, 5000 का एक पार्ट 4% पे और 5000 का दूसरा पार्ट इसने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दे दिया। आफ्टर 2 ईयर, टाइम की ड्यूरेशन कितनी दी जा रही है? 2 साल। आफ्टर 2 ईयर जो ब्याज मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इन दोनों पार्ट से, वो टोटल कितना मिल रहा है? 440 रुपीज़ मिल रहा है, 440 रुपये। यानी कि 5000 का एक पार्ट 4% पे और रिमाइनिंग 5% पे। आफ्टर 2 ईयर ये दोनों पार्ट कितना ब्याज लेके आते हैं? यानी कि 5000 का टोटल ब्याज कितना मिलता है? 440। तो ये पूछ रहा है कि जो 4% था इस पे कितना पार्ट उधार दिया गया था। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो डिवाइड वाला, तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले अपने इसमें 1 ईयर का काउंट कर लेते हैं इंटरेस्ट। तो देखिए अगर 2 साल का 440 रुपये है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? मैं सारा 5000 पे मान रहा हूँ, एक बार मैंने इन परसेंटेज को छोड़ दिया। तो देखिए 2 साल का 440, तो 1 साल का 440 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, मेरे पास आ गया 220 रुपीज़। यानी कि 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए है? 220 रुपये। अब देखिए, अब इसने 4% से पूछा है तो अपने 5% से निकालेंगे, और इसने 5% का पूछा होता तो 4% से। यानी कि जिस परसेंटेज पे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेमेंट को पूछा है, आप उसके अपोजिट वाला लीजिए। तो जैसे ही आपने अपोजिट वाला लिया, 4% पूछा था, मैं 5% पे आ जाता हूँ। 1 साल का ब्याज 220 रुपये, 5000 का। अगर सारी पेमेंट 5% से दी होती तो इस 5% से ब्याज निकालिए। ब्याज निकालने के लिए क्या करना है? नॉर्मल या तो आप फार्मूला लगाइए, या क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, या 2 जीरो हटा दो। 0 है तो 2 हटा दो, 0 नहीं है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो देखिए मैं 2 जीरो हटा देता हूँ और इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आएगा 250 कि 5000 रुपये का 5% से 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 250। अब गौर से देखिए यहाँ पे कितना ब्याज बन रहा था? 220। और अगर सारी पेमेंट 5% से दी हुई है तो कितना बन रहा है? 250। दोनों ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है? दोनों ब्याज का जो डिफरेंस है वो है 30 रुपीज़। ये 30 रुपीज़ क्यों आया? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी डिफरेंस है। तो 4% और 5% का डिफरेंस कितना है? 1%। यानी कि 1% की जो वैल्यू है रुपए में वो कितनी है? 30 रुपये। अब देखिए परसेंटेज 100% ऑलवेज कंप्लीट होता है, कोई भी पेमेंट है वो 100% होती है। तो 4% पे जो पेमेंट दी हुई थी वो अपने आप में कितनी थी? 100%। तो अपने 100% को गेन करते हैं। देखिए 1 × 100 100%। अगर मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 30 × 100 3000 रुपीज़। यानी कि 4% से जो रुपया दिया हुआ था वो था 3000, और 5% से जो रुपया दिया हुआ था वो था 2000 रुपये। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेमेंट कितनी है? 1550 रुपये। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया जा रहा है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो दिया जा रहा है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर? और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल में ये पेमेंट कितना ब्याज दे रही है? 3 साल में इन दोनों 1550 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करके उधार दिया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और 3 साल के लिए जो टोटल ब्याज आ रहा है वो कितने रुपए आ रहा है? 300 रुपये आ रहा है। तो बताइए 5% से कितना दिया हुआ था? इन्होंने पूछा है 5% से। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, इन्होंने अगर 5% से पूछा है तो मैं फाइंड किससे करूँगा? 8% से। यानी कि जब एक पेमेंट को 2 पार्ट में तोड़ के उसका ब्याज दे रहा है, टाइम दे रहा है दोनों का, यानी कि टोटल 1550 पे कितना ब्याज मिला? 300 रुपये, उसे अलग अलग देने के बाद भी। तो जो पूछा है उससे अपोजिट वाले से आप निकालोगे। सबसे पहले इस ब्याज को 1 साल में कन्वर्ट करते हैं। 3 साल का 300, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया। 3 साल का 300 तो 1 साल का 100 रुपया। अब देखिए अगर ये सारी पेमेंट 8% से उधार दी होती तो मैंने कहा था दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 2 छोड़ के पॉइंट डाल दीजिए। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से। 0 40 4
4 बचे, 8 और 4 12 और 2 छोड़ के पॉइंट डाले तो 0 हट गया। मतलब 1550 रुपये का 8% से 1 साल का ब्याज कितना होता है? 124 रुपये। मतलब ये पेमेंट अलग अलग ना दे करके सिर्फ 8% पे सारी की सारी दी होती 1 साल के लिए, तो 1 साल में 100 रुपये की बजाय कितना ब्याज लेके आती? 124 रुपये। यानी कि 8% पे 124 रुपये कमा रही थी, जबकि वैसे उसने कितना कमाया? 100 रुपये। ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? 24 रुपये का। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी अंतर है। कितने का? 5 और 8 का गैप, 5 और 8 का गैप 3%। यानी कि जो 3% की वैल्यू है वो 24 के इक्वल है, कि 3% का गैप है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इसलिए ब्याज में या रुपए में 24 रुपये का गैप है। अगर 3 की वैल्यू 24 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 का 3 मल्टीपल 24 होता है, 24 होता है। 1 की वैल्यू 8, 100% बनाने के लिए इसके साथ 2 0 लगा दिए, तो इधर भी 2 0 लगा दीजिए। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 800। और मैंने 8% से निकाला, लेकिन ये आंसर किसका है? 5% का। यानी कि उसने 5% पे कितनी पेमेंट उधार दी हुई थी? 800। अगर पूछे 8% पे तो 1550 में से 800 को माइनस कीजिए, यहाँ जाएगा 750 रुपीज़। अगर उसने 8 का पूछा होता तो मैं इसे 5% से फाइंड कर देता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि कोई आदमी है, एक आदमी है, उसने बैंक से लोन लिया, 2 बैंकों से लोन लिया या ऋण लिया 45,000 रुपये का। पहले बैंक को जो उसने ब्याज दिया वो दिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और दूसरे बैंक को जो ब्याज दिया वो दिया उसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी कि दोनों बैंक से उसने 45,000 की पेमेंट उधार ली। पहले बैंक ने उसे 8% पे उधार दिया और दूसरे ने 12% पे। आफ्टर 1 ईयर, यानी कि उसने 1 साल बाद वार्षिक भुगतान 4,440 रुपये का उसने वार्षिक भुगतान किया। यानी कि 1 साल बाद उसने टोटल दोनों बैंकों को कितना ब्याज लौटाया? 4,440 रुपीज़। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास, क्वेश्चन सेम है, तो ये पूछा जा रहा है कि बताइए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना ब्याज लिया था? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितनी पेमेंट उधार ली गई थी? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने कहा था आपको, अगर उसने 8% पे पूछा है तो अपने किससे निकालेंगे? 12% से। देखिए 1 साल का ब्याज उसने टोटल कितना लौटाया? 40। यहाँ तो ऑलरेडी 1 साल का दिया हुआ है। अगर सारी पेमेंट 12% पे दी होती तो अपने इसको कर लेते हैं, 2 0 काट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 66 बजा 54। क्लियर? कि 450 को 12 से करते, 0 60 6 बजे 54 5400। कितना? 8%। अगर ये सारा रुपया 12% पे दिया होता तो कितना ब्याज ज़्यादा लेके आता? 0 6 9 960 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज कमाता ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस? 4% का। इस 4% के कारण कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 960 रुपये। तो 1% की वैल्यू 240, 1% 240 के बराबर है, तो 100% हो जाएगा। 2 0 इधर डालें तो 2 0 इधर डालेंगे, 24,000। तो उसने 8% पे कितना रुपये उधार लिया था? 24,000। अगर पूछे कि 12% पे कितना लिया था तो मैं 45,000 में से 24,000 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा 21,000। 21,000 रुपया उसने 12% पे उधार लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 30,000 की राशि को 2 भागों में विभाजित करके या 2 भागों में बांट करके साधारण ब्याज पे उधार दिया गया। इस 30,000 का जो फर्स्ट पार्ट था वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार दिया गया, और इस 30,000 का जो सेकंड पार्ट था वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार दिया गया। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद इस 30,000 का
जो मिला वो 36,480 रुपये मिले, कि 2 साल के बाद कितना रुपया मिला, 36,480 रुपीज़ वापस लौटाए गए या मिले, यानी कि 30,000 रुपया 2 साल में कितना बन गया, 36,480। तो देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 30,000, अमाउंट कितनी है 36,480, तो ब्याज के कितने मिले हैं 6,480 रुपीज़। मतलब 30,000 ने 2 ईयर की ड्यूरेशन में कितना पेमेंट कमाया, 6,480 रुपये। कितने साल का ब्याज मिला, ये 2 साल का। अगर 2 साल का ब्याज 6,480 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 3,240 रुपये। मतलब ये पेमेंट 1 साल में जो इंटरेस्ट कमा रही है वो 3,240 रुपीज़ कलेक्ट कर रही है। इन्होंने पूछा है 12% पे कितना रुपया उधार दिया था, मैं 10% से आंसर निकाल देता हूँ। देखिए 30,000 रुपया 10% पे उधार दिया जाता तो कितना ब्याज कमाता, 30,000 इंटू 10 करेंगे और 2 छोड़ के पॉइंट डाल देंगे तो अपने पास आएगा 3,000। यानी कि सारी पेमेंट अगर 10% पे उधार दी जाती तो कितना ब्याज कम कमाती, 240 रुपये कि अब ब्याज कितना मिल रहा है 3,240 1 साल का, 10% पे कितना कमाती 3,000, तो कितना कम मिलता 240। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है 2 का। ये जो 240 है ये क्यों कम मिल रहा है, 2% के कारण कितने रुपए का अंतर आ रहा है 240 रुपये का। यानी कि 2% की वैल्यू कितनी है 240। तो 100% की वैल्यू के लिए मैं इसे आधा करता हूँ तो यहाँ से भी आधा हो जाएगा। 1% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को 100 बनाने के लिए 2 0, तो इधर भी 2 0 डालेंगे तो यह आ जाएगा 12,000 रुपया। कि 12% पे कितना रुपया उधार दिया गया था, 12,000 रुपये उधार दिए गए थे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप लाइक कर रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें एक ही पेमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और लास्ट में उनके एसआई या अमाउंट्स इक्वल होते हैं। या तो साधारण ब्याज बराबर बताया जाता है या दोनों के अमाउंट्स को बराबर बताया जाता है। देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3,600 रुपया था, 3,600 रुपीज़ था, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए उधार दे दिया गया और सेकंड पार्ट को 6/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर के लिए उधार दिया गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लास्ट में जो भी हुआ दोनों का जो साधारण ब्याज था वो इक्वल था, बराबर है, कि दोनों से 3,600 के जो 2 पार्ट थे फर्स्ट एंड सेकंड, उनसे जो इंटरेस्ट मिला वो इक्वल था। तो बताइए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना उधार दिया गया था। इसे करने के लिए मैं पहले पार्ट को ए मान लेता हूँ और दूसरे पार्ट को बी मान लेता हूँ। आप फर्स्ट एंड सेकंड मान सकते हो, एक्स एंड वाई मान सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ए पार्ट एंड बी पार्ट, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ 5% और इसके ऊपर लिख सकता हूँ 6/4%, ताकि मेरे से गलती ना हो। आप चाहो तो ए और बी लिख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसा आपको अच्छा लगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 3 15। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है ए, जिसको मैंने नाम दिया है ए का, लेकिन आपने यहाँ इसे अपोजिट लिखना है। 5 × 3 15, लेकिन इस ए पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को किसकी जगह लिखना है, सेकंड की जगह। अब इसे मल्टीप्लाई करते तो ये हो गया 25/4, 6/4 को 25/4 लिखूंगा और इसे 4 से मल्टीपल करते हैं तो अपने पास आया 25%। इसे अपने लिख देते हैं यहाँ। अब इनका आपको रेशो का नॉलेज होना चाहिए। अब इन्हें रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेशो में बदलने के लिए दोनों को सेम से काटते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया और 5 के टेबल पे ये 5 पे और ये 5 के टेबल पे 3 पे हो गया। यानी कि अगर मैं रेशो में बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट के पास 5 रेशो है और सेकंड पार्ट के पास 3 रेशो है। तो टोटल कितना है अपने पास, टोटल अपने पास हो रहा है 8 रेशो। टोटल अपने पास कितना हो रहा है 8 रेशो। 8 रेशो की जो वैल्यू है
टोटल रुपए में कितना है 3600, यानी कि 8 रेशो की वैल्यू 3600, तो 1 रेशो की वैल्यू 3600 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए मैं इसे काटता हूँ, ये 9 से 4 बार कटा, ये 2 से, और फाइनल आया 450, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 450 है। यहाँ पे पूछा है अपने से 5%, यानी कि ए वाला पार्ट, उसका रेशो अपने पास 5। तो अगर 1 रेशो की वैल्यू 450 है तो 5 रेशो की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2250 रुपीज़। उन्होंने पूछा था 5% पे कितना दिया, तो आंसर आया 2250, और ये अपना आंसर है। देखिए इसी तरह इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12,000 रुपये को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, बांटा गया, और इस 12,000 के पहले हिस्से को, पहले फर्स्ट पार्ट को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए उधार दिया गया, और इसके सेकंड पार्ट को 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4.5 ईयर के लिए उधार दिया गया, और दोनों से जो लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट मिला, दोनों का जो एसआई था वो कैसा है, दोनों पार्ट का बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि 16% जो हिस्सा था, सेकंड जो पार्ट था, सेकंड हिस्सा था जो 16% वाला, वो कितना था। तो चलिए अपने इसे करते हैं, अपने इसे करना स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा बताया पिछले क्वेश्चन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पार्ट और यहाँ लिखता हूँ सेकंड पार्ट। इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, फर्स्ट पार्ट को मैं सेकंड के नीचे लिखूँगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू ये हो गया 9/2, इसे काट दिया तो ये आ गया 72। सेकंड वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका रेशो बनाता हूँ। देखिए 18 के टेबल पे कट रहा है, 18 का 4 मल्टीपल और 18 का 2 मल्टीपल, आगे फिर कट रहा है, ये 2 पे और ये 1 पे, यानी कि 36 का 1 मल्टीपल, 36 का 2 मल्टीपल। अपने पास रेशो बना 2:1। अब देखिए टोटल पेमेंट कितनी है 12,000 रुपये, टोटल रेशो कितना बना 2 and 1 3, यानी कि 3 रेशो की जो वैल्यू है वो 12,000 रुपये है। तो एक रेशो की वैल्यू 12,000/3 यानी कि 4,000 रुपीज़। एक रेशो 4,000 के बराबर है। देखिए उसने पूछा था 16% यानी कि सेकंड, और सेकंड का अपने पास रेशो है 1, तो 16% पे जो रुपया उधार दिया गया था वो था 4,000 रुपये। अगर ये पूछे 12% पे कितना था, तो यहाँ 2 रेशो है, 1 रेशो की वैल्यू 4,000 तो 2 की 8,000। अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर 9413523901 पे फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं डाउट क्लास में उसे क्लियर करवा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 50,000 रुपये थे, 50,000 की पेमेंट है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और वो पार्ट ए, बी और सी को उधार दिए गए। क्लियर। ए ने को दिया गया 10% पे 2 साल के लिए, बी को दिया गया 20% पे 3 साल के लिए, और सी को दिया गया 5% पे 2 साल के लिए उधार। यानी कि 50,000 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए एंड बी को रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के अकॉर्डिंग उधार दे दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे। ये कह रहे लास्ट में इन तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो इक्वल था, यानी कि तीनों की पेमेंट से तीनों को जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो इक्वल था। तो बताइए बी का पार्ट कितना है, कि बी को कितनी पेमेंट उधार दी गई थी, 50,000 में से बी का शेयर कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, मोस्टली वही कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास में आ गया 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास में आ गया 60, और इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास में आ गया 10। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 2 से ज़्यादा हो, 2 में तो
इंटरचेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कह रहा हो तो आप इन्हें डायरेक्ट उठाओगे, और अगर यहाँ पे अमाउंट्स इक्वल बोली जाए, मिश्र धन बराबर बोले जाए, तो आप इन मल्टीपल को, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के मल्टीपल को 100 में प्लस कर दोगे और इन्हें उल्टा कर दोगे। देखिए अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं 100 में प्लस नहीं करूँगा, डायरेक्ट उठाऊंगा तो 20, लेकिन मैं इसे क्या लिखूँगा, 1/20 लिखूँगा। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता मैथ में 1 होता है, तो मैंने उल्टा करूँगा। अगर ये फ्रैक्शन होती, मान लीजिए 2/5 होती, तो मैं 5/2 कर देता। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, तो इसे उल्टा करेंगे 1/20 रेशो 1/60 रेशो 1/10। देखिए इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 60, 20 से 3 टाइम डिवाइड होगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 1 टाइम हुआ और ये 6 टाइम हुआ। तो ए बी और जो सी की पेमेंट का रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3, 1 एंड 6। देखिए ए बी सी की पेमेंट का रेशो कितना है, 3, 1, 6। अगर मैं इस रेशो को टोटल करता हूँ कितना हो रहा है, 10 रेशो, यानी कि पेमेंट के रेशो का टोटल कितना है 10, पेमेंट का टोटल कितना है 50, यानी कि 10 रेशो की वैल्यू 50, तो 1 रेशो की वैल्यू 1 रेशो इज इक्वल टू 5000। और अपने से पूछा गया था बी का पार्ट, और बी के पास कितना रेशो है 1, तो बी की पेमेंट कितनी आएगी 5000, यानी कि बी को कितना मिला 5000 रुपीज़। क्लियर हुआ। चलिए एक टोटल अमाउंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 14,000 की पेमेंट है, इसका फर्स्ट पार्ट 10% से 2 साल के लिए, और इस पेमेंट का सेकंड पार्ट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दिया गया। क्लियर, ऐसा ही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ोगे तो यही निकल के आया कि 14,000 का फर्स्ट पार्ट 10 से 2 ईयर के लिए एंड सेकंड पार्ट 20 से 3 ईयर के लिए। लेकिन ये बोल रहा है कि लास्ट में इन दोनों के जो टोटल अमाउंट, या अमाउंट बोल सकते हो, आप मिश्र धन बोल सकते हो, वो आपस में कैसे हैं, बराबर है। यानी कि पहले पार्ट का 10% से 2 साल का टोटल अमाउंट और दूसरे पार्ट का 20% से 3 साल का अमाउंट कैसा है, बराबर है। तो बताइए 10% पे कितना रुपया उधार दिया गया था, इसने पूछा है 10% पे कितना रुपया उधार दिया गया था। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास है तो मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 20, इन दोनों का मल्टीपल कितना आया 60। और मैंने कहा था अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो आप इसे डायरेक्ट रखिए, लेकिन यहाँ तो टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट में क्या करना है, आपने इन्हें 100 में प्लस करना है। और जैसे ही मैंने इन्हें 100 में प्लस किया, ये हो गया 120 और ये हो गया 160। क्योंकि 2 ही है तो रिवर्स में लिख देंगे, अपोजिट में लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे कि इसे ऐड किया 100 में, ये हो गया 120, और इसे ऐड किया तो ये हो गया 160। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 के टेबल में 4 पे और 4 के टेबल में 3 पे आता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशो कितना है 4:7। वो किस रेशो में डिवाइड था 4:3 में, 4:3 में। टोटल कितना हुआ 7, तो 7 रेशो की वैल्यू कितनी है 14,000, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। और अपने से पूछा था 10%, और 10% वाला रेशो कितना है 4, तो 4 × 1 रेशो की वैल्यू 2,000, तो अपने पास टोटल आ गया 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपया। 10% पे कितना रुपया दिया गया था 8,000 रुपया दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक व्यक्ति ने 3 स्कीम में पैसे डाले, कि एक व्यक्ति जो अपनी पूंजी है वो 3 स्कीम में लगाता है। पहली स्कीम में उसने पेमेंट लगाई 6 ईयर के लिए, दूसरी में लगाई 10 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, और थर्ड में लगाया उसने 12 ईयर्स के लिए। 6 ईयर वाले में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, 10 ईयर वाली में 12%, एंड थर्ड 10 ईयर वाली में 12%, और 12 ईयर वाली में उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो थी 15%।
यानी कि इतने टाइम के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन स्कीम्स में उसने अपना धन या पेमेंट डाली। और ये बोला लास्ट में उसे इन सभी से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, तीनों स्कीम से जो ब्याज मिला वो बराबर था। तो बताइए किस अनुपात में मूलधन था? मूलधन था वो किस अनुपात में था? जब ऐसा क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बताया था कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कर दीजिए। इसका मल्टीपल हुआ 60, इसका मल्टीपल हुआ 120 और इसका मल्टीपल हुआ 180। दो होते तो अपने डायरेक्ट इंटरचेंज कर देते, लेकिन ये 3 है तो जैसा मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट बता रहा तो एज इट इज रखना है और इनके नीचे 1 मान लेना है। अब इन्हें उल्टा कर देते हैं। तो पहली स्कीम के लिए आ गया 160, दूसरे के लिए आ गया 120 और थर्ड के लिए आ गया 180। अब इनका अपने एलसीएम लेते हैं। तो देखिए अगर कट रहा है तो इन्हें काट देते हैं। अगर सेम बेस पे कुछ है और वो एक ही टेबल से कट रहा है तो उसे काट देते हैं। मैं इसे काट देता हूँ। ये 60 से 1 टाइम, ये 60 से 2 टाइम और ये 60 से 3 टाइम। तो मेरे पास हो गया 1/1, 1/2 और 1/3। इसका एलसीएम आया मेरे पास में 6। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूँगा 6, 3 और 2 और लास्ट में एलसीएम को छोड़ देते हैं। देखिए एलसीएम लेके नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आया उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास तीनों स्कीम्स का जो रेशो आ गया 6, 3 और 2 कि उस व्यक्ति ने तीनों स्कीम्स में किस रेशो में पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया था, 6, 3 और 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राम है, उसने 3 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट 5 ईयर के लिए, सेकंड 2 ईयर के लिए और थर्ड 10 ईयर के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया। फर्स्ट पे उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, सेकंड स्कीम के लिए था 5% और थर्ड के लिए फिर था 10%। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं बता रहा, उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। आपने लास्ट लाइन पढ़ी हो कि तीनों से जो अमाउंट उसको मिली, उसको जो मिश्र धन था तीनों स्कीम से वो इक्वल है। तो जैसे ही मैंने बताया था पिछला, इन दोनों का मल्टीपल मेरे पास हो गया 50, इन दोनों का मल्टीपल मेरे पास में हो गया 10 और इन दोनों का मल्टीपल मेरे पास में हो गया 100। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कहता तो मैं इन्हें रेशो बना लेता इनका, लेकिन इसने अमाउंट बोला है तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट वाली कंडीशन में आपने इन्हें 100 में ऐड कर देना है। तो मैं इसे 100 में ऐड करता हूँ, ये बनेगा 150, ये बन जाएगा 110 और ये बन जाएगा 200। अब इन्हें लिखते हैं तो फर्स्ट स्कीम के लिए 150, सेकंड स्कीम के लिए 110 और थर्ड स्कीम के लिए 200। और जैसे ही इनका रेशो बनाएंगे तो देखिए 0 सभी में 0 कैंसिल हो गया। इनका जो एलसीएम है वो आ गया 660। इस पे काटते हैं ये 44 पे कटेगा, इससे काटते हैं तो ये कट जाएगा 60 पे और इससे काटते हैं तो ये कट जाएगा 33 से। एलसीएम छोड़ देते हैं तो तीनों स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो मूलधन था या पेमेंट थी, प्रिंसिपल था, उसका जो रेशो है वो है 44:60:33। देखिए अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं और उसमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट आना है तो RS अग्रवाल मथुरिया या किरण पब्लिकेशन, आप कोई भी बुक उठाते हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, करने का तरीका चेंज नहीं होगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है राम है, कोई बंदा है, कोई पर्सन है जिसका नाम राम है। ये कह रहा है राम ने कुछ रुपया उधार लिया, ठीक है। पहले 2 साल के लिए उस पेमेंट पे जो उसको इंटरेस्ट दिया वो उसने 6% से दिया। इसके बाद के नेक्स्ट 3 ईयर के लिए उसने जो इंटरेस्ट दिया वो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया और इसके बाद के टाइम के लिए उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दिया वो थी 14%।
और ये कह रहा है आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद उसने 11,400 रुपये 11,400 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट पे किया। तो बताइए राम ने कितना रुपया उधार लिया था, तो उसने जो धन उधार लिया था वो कितना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए अपने पास में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 11,400 रुपीज़ और एक ही पेमेंट पर अलग अलग टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप उसे 1 साल के लिए कर लीजिए। देखिए मैं इस सिंपल इंटरेस्ट को 1 ईयर का मान लेता हूँ कि उसने 1 साल के लिए 11,400 रुपये पे किए इंटरेस्ट के रूप में, तो मैं इन सब को मिक्स करके 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट बना देता हूँ। देखिए इन दोनों का जो मल्टीपल हुआ वो हो गया 12%, इन दोनों का जो मल्टीपल था वो हो गया 27%। देखिए उसने टोटल 9 ईयर थे, 2 और 3 5, तो अपना रिमाइनिंग टाइम बचा 4 ईयर, तो 4 इंटू 14 56%। यानी कि अगर मैं पूरे साल के लिए एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं तो इसे मैं ऐड कर देता हूं 2 7 9 9 एंड 6 5, 1 रिमाइंडर 6 2 8 और 1 9, यानी कि 1 ईयर के लिए राम की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई वो हो गई 95%। कि राम ने जो पेमेंट उधार ली थी, अगर मैं उसकी एक ही साल की बात करूं तो 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 95% और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 11,400। तो अपने प्रिंसिपल का फार्मूला लगा देते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि किसी पेमेंट का 95% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 11,400। तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल का ब्याज 11,400, 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 95% और ड्यूरेशन 1 ईयर की अपने बना ली। यानी कि इनका मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए तो आपके पास एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी पूरे इंटरेस्ट के लिए। तो जैसे ही मैं इसे काटता हूँ, ये 19 पे कटा 6 टाइम और ये 19 पे कटा 5 टाइम और ये 5 से कट गया 20 टाइम, तो मेरे पास में आ गया 12,000 रुपीज़ कि राम ने कितना रुपया उधार लिया था 12,000 रुपये। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक ए है, ए ने 800 रुपये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिए जैसा आपको दिख रहा है। बी ने 910 रुपये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिए। अब ये कह रहा है कि कितने टाइम के बाद इन दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में अगर अपने बेसिक रूल लगाते हैं तो बेसिक रूल बनता है कि 800 प्लस 800 प्लस 800 रुपीज़ का 12% से 1 ईयर का सिंपल 12% से जितना भी टाइम है उतने टाइम का, 1 ईयर नहीं सॉरी, जितना भी टाइम है उसका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। और दूसरा अपने पास है 910 प्लस 910 का 10% से जितना भी टाइम है उसका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट। और ये कह रहा है ये दोनों अमाउंट कितने टाइम में बराबर हो जाएगी। जैसे इस कंडीशन को सॉल्व करोगे ये टाइम की ड्यूरेशन दे देगा, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है तो आपने ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल देखते हैं दोनों की पेमेंट में कितने का गैप है, तो अगर मैं इन दोनों की पेमेंट में गैप देखूं तो मेरे पास आ रहा है 110 रुपये का। बस ये 110 का गैप जैसे ही कंप्लीट होगा, इस 110 के गैप को जितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे वही अपना आंसर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर की ड्यूरेशन रख लूँ तो 800 रुपये का 1 साल का ब्याज 96 रुपीज़ और 910 रुपीज़ का 10% से 1 ईयर का इंटरेस्ट 91 रुपीज़। तो अगर मैं 1 ईयर की ड्यूरेशन की बात करूँ तो 1 ईयर में इन दोनों के ब्याज में कितने का अंतर आ रहा है 5 रुपये का। यानी कि 1 साल के दौरान जो दोनों पेमेंट ब्याज कमाती है उसमें अंतर है 5 रुपये का। और अपने को कितना अंतर, कितना डिफरेंस कवर करना है 110, 1 ईयर इक्वल टू 5 रुपीज़। तो हाउ मेनी ईयर्स, तो मैं 110 रुपीज़ को 110 रुपये को
5 से डिवाइड कर देता हूँ, एक साल में 5 रुपये का गैप खत्म हो रहा है, तो अगर अपने इसे काटेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 ईयर्स में 110 रुपीज़ का गैप खत्म हो जाएगा, और जैसे ये गैप खत्म होगा ये पेमेंट्स इक्वल हो जाएगी। देखिए, आपको अगर मेरा मैथ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मेंबर्स में शेयर कीजिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के जस्ट बाद एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आएंगे, लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आएंगे, और तब तैयारी नहीं की जा सकती, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जा सकती। उस टाइम सिर्फ अपने रिवीजन कर सकते हैं, तो अभी अपना पूरा जोर लगा दीजिए तैयारी पर, ताकि उस टाइम आपके पास बढ़िया नोट्स बने हों, और एग्ज़ाम से पहले अगर आपको 5, 10, 15, 1 वीक जितना भी टाइम मिलता है, आप बेस्ट तरीके से करके जा सको।